area. And she also, Professor Mahidi wrote a letter to Election Commission India to investigate. Please investigate. I can't help it if their candidates have not been able to sort of make the impact that they had expected. It's not my fault that people have withdrawn from the election campaign in my favor. PDP was very happy to be the recipient of Apni Party's support in Badgam until Mahideen Muntazir Sahab went against his party and announced his support for me personally. After that, PDP got upset and then started attacking us and the Apni Party. PDP has clearly seen the writing on the wall. Forget about Badgam and Gandarbal. They'll be lucky to win even in Bijbihara. So I don't want to say much about it. Rahul Gandhi is also coming today here. बड़ी अच्छी बात है ना, good. I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. What about the overall Jammu and Kashmir political situation? BJP claim is that the government is dependent upon the Jammu. Government is dependent on? Whosoever will be. अब अभी गवर्नमेंट बनी नहीं ना, अब 8 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट बनने दीजिए, फिर बात करेंगे. Thank you. Okay, चलो. और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी की सूबाई सदर और नौशेरा असेंबली हल्के से पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र रैना ने भी नौशेरा में वोटिंग सेंटर पर अपना वोट डाला है. वोट देने के बाद रविंद्र रैना ने लोगों से बड़ी तादाद में वोट करने की भी अपील की है. जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता निकले हैं. यहाँ नौशेरा विधानसभा क्षेत्र जो कि एलओसी के साथ सटा क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा के ऊपर है. लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकले हैं. ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है. मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशेरा में भी कमल का फूल खिलेगा. उधर श्रीनगर के हब्बा कदल असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार अशोक भट्ट ने भी अपना वोट डाला है. इस दौरान उन्होंने कहा आज की वोटिंग अच्छी होगी और लोग घरों से निकलकर वोट करेंगे. लोग चाहते हैं कि यहां बीजेपी की सरकार बने. देखिए, अभी हम जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनको हम पोलिंग बूथों तक पहुंचा रहे हैं. तो मेरे हिसाब से इलेक्शन जो आज वोटिंग होगी ये बड़ी अच्छी होगी, स्मूथली चलेगी और लोग घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे. मुझे ये भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे. लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में आए और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हमारे यहाँ हैं उनको जिताएंगे. इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर रमेश रायना जुड़ गए हैं. वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट दीपांकर सेनगुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका. दीपांकर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले सवाल आपसे है, जिस तरह से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं. राहुल गांधी भी 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं. वहीं बीजेपी की तरफ से भी स्टार कैंपेनिंग का सिलसिला लगातार जारी है और आज दूसरे मरहले की वोटिंग है. बेहद ही अहम दिन है. सुबह से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है. भारी जो तादाद है वोटर्स की वो अब देखने को मिलती है और जिस तरह से ज्यादातर जो बातें सामने आती है वोटर्स की तरफ से, जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, चाहे वो नौजवान हो या फिर किसी भी उम्र का वोटर हो, वो बदलाव चाहते हैं.
बिल्कुल। पर देखिए, इस फेज में अगर आप देखते हैं, यहाँ पे श्रीनगर बडगाम में हो रहा है और यहाँ पे पुंछ राजौरी बेल्ट में हो रहा है। ये फेज जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा ही क्रूशल है। यहाँ पे मारो या मिटो, क्योंकि अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक करता नहीं है, क्योंकि श्रीनगर को, उस इलाके को गढ़ माना जाता है जहां पे लोकसभा में उन्होंने चुनावी सीट जीता। अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा, और उसको अगर सरकार में आना है तो पुंछ राजौरी में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी हद तक अच्छा करना है। पर प्रॉब्लम इस वक्त अगर देखते हैं, खास करके जम्मू में दिखाई दे रहा है और पुंछ राजौरी में भी दिखाई दे रहा है कि उनके जो साथी दल है कांग्रेस, उसको लगता है कि वो कैंपेन के मोड पे अभी तक उस तरफ उतरे ही नहीं है। और जब आपकी एलआई की यह हालत है तब आप समझ सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या हालत होगी। जहां तक भाजपा की सवाल है, भाजपा ऐसी जगहों पे लड़ रहा है, भाजपा श्रीनगर में तो ज्यादा कुछ करेगा नहीं, पुंछ राजौरी में भाजपा ने काफी रिस्क लिया है और जिन लोगों ने भाजपा से जुड़ा है उन्होंने भी काफी रिस्क लिया है। और अगर आप पुंछ राजौरी में देखते हैं, एक तो आपने जो कहा यहां पे डेवलपमेंट की जो गति हुई है, जिस तरह से रास्ते बने हैं, बन रहे हैं, वो तो एक इशू है। दूसरी बात है, पहाड़ीज को जो एसटी स्टेटस दिया गया है उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी कैंडिडेट सिलेक्शन उन्होंने जिस तरह किया है, यहां पे बड़े बड़े अनयूजुअल सीट्स, जैसे बुढ़ल को हम सोचते नहीं है कि बीजेपी का सीट हो सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सीट सूरनकोट भाजपा को लगता है वो जीत सकता है। और अगर इस फेज में भाजपा बहुत अच्छा किया तो भाजपा एक पोल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब वो सरकार के बनाने के वो बेसिकली एक पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे अगर वैली में इंडिपेंडेंस की जीत काफी तादाद में होती है, उनसे जुड़ के भाजपा सरकार बनाने की कोशिश पे पोजीशन पे आ जाएगा। भाजपा की हमने सोचा था कि इस दौरान जिस तरह से लोकसभा में 2019 के भाजपा के मेजॉरिटीज 3.5 लाख 3.5 लाख हुआ करते थे और वो घट के 1.5 लाख 1.25 लाख हो गया है। हमें लगा था कि कांग्रेस को ये बेसिकली इस पे उनको उत्साह मिलेगा, खून चख चुका है और वो काफी हद तक टकराव देगी। पर इस वक्त ऑन द ग्राउंड अगर किसी भी आप जाके पूछेगा, कांग्रेस के वर्कर्स को भी प्राइवेटली पूछेगा, उनको लगता है कि कांग्रेस इस वक्त कैंपेनिंग के मूड में ही नहीं है। यह सही बात है कि कांग्रेस के नेशनल लीडर्स आ रहे हैं, बट ऑन द ग्राउंड अगर आप देखते हैं, पोस्टर्स की जहां तक बात है, तैयारी की जहां तक बात है, जम्मू में आपको सिर्फ बीजेपी नजर आ रहा है। श्रीनगर में अगर आप जाते हैं, क्योंकि मैं श्रीनगर से कुछ देर पहले आया, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का अस्तित्व है। पोस्टर वॉर में एटलीस्ट दिखाई दे रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत आगे है। चुनाव में क्या होगा वो दूसरी बात है, पर इस वक्त जो लग रहा है कि श्रीनगर में, बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सही करेगा। और जहां तक पुंछ राजौरी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्रूशल है, वहां पे उसकी जो साथी दल है कांग्रेस के, जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जी ठीक है रमेश जी, किस तरह से देख रहे हैं कि कई मरहले के 2 मरहले के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई है, जिस तरह से लोग वोट कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की जो सोच है वोट को लेकर, मतदान को लेकर और सियासी जमातों को लेकर वो काफी हद तक बदल चुकी है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जो वोटर्स हैं उनका काफी हद तक एक चेंज आ गया है, तब्दीली आ गई है। खासतौर पे जब फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग हुआ था उसमें 61.13% वोट पड़े थे जी। और आज जब 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और जिसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे, इन डिस्ट्रिक्टों में इतना एनकरेजिंग रिजल्ट आना हमने बहुत सालों के बाद देखा है। और आज जबकि 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं, और इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में काफी हद तक जो J&K पॉलिटिकल सिनेरियो है, इलेक्टोरल सिनेरियो है, वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक ये चीजें हैं, इसमें वीआईपी कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं और कुछ वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। जैसे अगर हम वीआईपी कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, रविंदर रैना साहब फाइट कर रहे हैं, तारिक हमीद कर्रा साहब फाइट कर रहे हैं,
अल्ताफ बुखारी साहब फाइट कर रहे हैं। और ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जैसे हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी है, खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी है, हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी है, लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी है, गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, और छानपोरा है, जडीबल है, ईदगाह है, सेंट्रल शालटेंग है, बडगाम है, बीरवा है, खान साहब है, चरारी शरीफ है, चाडूरा है, गुलाबगढ़ है, एसटी रिजर्व्ड है, वो रियासी है, माता वैष्णो देवी खास तौर पे बीजेपी के लिए, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, रजौरी, बुधल, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर, ये सब सीटें जो है, इन सब सीटों पर काफी स्टेक्स हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है। जैसे मेरे पहले जो प्रवक्ता बोले थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जो कांग्रेस का जो फुट सोल्जर है, जो कांग्रेस का ग्राउंड ओवर द ग्राउंड वर्कर है, उसमें उतनी ऊर्जा नहीं है इस वक्त, उतनी उत्सुकता नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन तो ऊपर से हो गया, लेकिन ये ट्रांसलेट नीचे नहीं हो गया, जो नीचे ग्राउंड लेवल इनके वर्कर्स है। और इसकी कहानी हमें 1986 में जाना होगा, जब पैक्ट हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एक मिलीजुली सरकार आई थी, और उस मिलीजुली सरकार का जो इम्पैक्ट रहा था वो आज तक उनके जो वर्कर्स में उतनी उत्सुकता और उतनी ऊर्जा नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जो ये आज का जो ये सेकंड जो दूसरा चरण वोटिंग है, इसमें सबसे अहम बात है, जो जम्मू डिवीजन हमें मान के ये चलना चलेगा, ये एक हिंदू डोमिनेटेड जगह है, और जो कश्मीर डिवीजन है ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और जिस वक्त हम 2014 की बात करेंगे तो उसमें एक क्लियर स्किज्म और एक क्लियर डिवीजन नजर आया। वो क्लियर डिवीजन ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के रूप में उभर आई जम्मू प्रोविंस से, और जो पीडीपी एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप उभर के आई कश्मीर से। और तो इसके चलते हुए पीडीपी और बीजेपी का कोलिशन हो गया। वो एक कंपल्सिव कोलिशन था, वो एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन नहीं था, वो एक आम मुद्दों पे सहमता नहीं था, वो एक कंपल्शन था। और कंपल्शन के चलते हुए तब भी वो एक कोलिशन नहीं चल सका। तो ऐसे में ये तो जो 2-3 पार्टीज है उनके लिए ये हाई स्टेक्स इलेक्शन है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का हाई स्टेक्स इलेक्शन है, और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हाई स्टेक्स इलेक्शन है, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें काफी हद तक हमें देखनी है। सबसे पहले ये एक कश्मीर का न्यू एरा ऑफ पॉलिटिक्स है, और इस न्यू एरा पॉलिटिक्स में हाई स्टेक्स बैटल है तीनों पार्टीज के लिए, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और पीडीपी के लिए, और जिसमें 2-3 चीजों का मुजाहरा हो रहा है। सबसे पहले यह है कि एक इंटेंस बैटल पॉलिटिकल राइवलरी सामने आ रही है, और इसमें सबसे पहले जो ये है कि ये इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी J&K का पॉलिटिकल लैंडस्केप डिक्लेयर करेगी आगे चल के। और इसमें जो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जैसे कांग्रेस है, जैसे पीडीपी है, इन तीनों का एक कलेक्टिव डिजायर है टू प्रिवेंट बीजेपी फ्रॉम गेनिंग पॉलिटिकल पावर इन J&K। ये इशू है, इस इशू के चलते हुए जब हम देखते हैं कैंपेन के जो इश्यूज है, जो मेन डिस्कोर्स ऑफ कैंपेन है टेररिज्म, और जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है जी हम आर्टिकल 370 को रेस्टोर करेंगे, स्टेटहुड, और जो खास तौर पे जो फोकस करती है जो रीजनल पार्टीज सब, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करता है कि हमें रिजम्पशन ऑफ डायलॉग करना होगा पाकिस्तान के साथ। लेकिन इस चीज को जो कंटेस्ट हो रहा है, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा अब्बास ने वो स्टेटमेंट दे दिया था कि आर्टिकल 370 को चलते हुए तो जो बीजेपी को एक फ्रेश एम्यूनिशन मिल गया, जो बताते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दे आर ऑन द सेम पेज एज पाकिस्तान। और ये आर्गुमेंट है, ये जम्मू में ज्यादा सेल होता है, और जम्मू में इसको ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और जम्मू में इसको ज्यादा मोमेंटम मिलता है। तो आज के जो इलेक्शन की जो अहम इसका जो काफी शाइनिंग इसमें है, जिसमें शाइन है इसमें, वो ये है कि हम इस इलेक्शन से पहले देखते थे जो बहुत इलेक्शन का मुद्दा था बाइकॉट। हुर्रियत कॉल देती थी बाइकॉट कि भाई उस वक्त टीयर गैस चलते थे, कोई एक आध मर गया तो ऐसे लोगों को दिखाते थे कि साहब इस ऐसे कयामत डा गई।
आज पहली मर्तबा हम देखते हैं जब लोग रात को भी कैंपेनिंग करते हैं, बेखौफ कैंपेनिंग करते हैं, और इतना ही नहीं, घर घर कैंपेनिंग करते हैं, और ये एक मल्टी कॉर्नर्ड इलेक्शन हो रहा है। और जबकि इससे पहले हम देखते थे, खासतौर पे अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जो वहां पर जो परसेंटेज कम होती थी, वो आम लोग उस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे, वो पार्टी कैडर हिस्सा लेके उस इलेक्शन को जिताती थी। तो इस बार ये इलेक्शन डिफिकल्ट हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और जो बाकी पीडीपी वगैरह उनके लिए, क्योंकि आज पार्टी कैडर उनके लिए वोट करेगी या नहीं। लेकिन सबसे पहले ये है जो लोग हैं वो किस हद तक इनको हेल्प कर लेंगे इलेक्शन जीतने में। तो ऐसे में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो ये है कि जो इलेक्शन जो 2 चरण है, इस 2 चरण के इलेक्शन में आज शाम को ये तय हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। और जहां तक हमारा मानना है, जो मेरा सोच है, जहां तक मुझे लग रहा है किसी हद तक जो जम्मू में बीजेपी बहुत कोशिश करेगी कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर आए, और कश्मीर में बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस तो पूरे कश्मीर प्रोविंस में है। लेकिन ये बात तो तय है, जो हम सोशल मीडिया के पोस्ट में देखते हैं, शॉर्ट वीडियो जो बने हैं वो देखते हैं, तो उसके चलते हुए हमें ये लगता है कि कश्मीर में ये जो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस है ये वोट्स में ट्रांसलेट नहीं हो जाएगा। लेकिन इस बात में एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक पावरफुल मूव ले लिया है, वो ये है कि उन्होंने इनवाइट किया है डेलीगेशन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स कि वो यूटी खुद विजिट आए और वो एक फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ पोलिंग दे दे, क्योंकि इस वोटिंग में सबसे अहम जो कश्मीरी के लिए है वो ये है कि ये फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन है। क्योंकि आज से पहले जो भी इलेक्शंस हुए, कश्मीरियों का ग्राउस था कि साहब ये रिग्ड हो गए, पोल रिग्ड हो गए, तभी टेररिज्म हो गया, जिसमें खास वो मुद्दा पेश करते हैं 1987 का जो मफ, वो बताते हैं कि मफ को हराया गया और मफ ने इसीलिए गन्स उठाए। तो उसके चलते हुए फॉरेन डिप्लोमेट्स को इन्विटेशन देना, फॉरेन डिप्लोमेट्स को कश्मीर बुलाना कि अपना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके, ये दर्शाता है कि जो आज की सरकार है वो कितनी कॉन्फिडेंट है। हालांकि ये तो तय है कि बीजेपी उतना ज्यादा अच्छा काम कश्मीर में नहीं करेगी, इलेक्टोरली वो इतना नहीं पावरफुल प्रेजेंस दिखाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेमोक्रेटिक हिसाब में उन्होंने इलेक्शन कराया है उसके लिए वो सराहनीय है। जी बेशक, ठीक है रमेश जी। दीपांकर जी बेहद ही सटीक विश्लेषण दिया है रमेश जी ने, जिस तरह से आपने भी सुना कितना इत्तेफाक आप रखते हैं। और ऐसे में ये आपसे जानना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गढ़ है, जो रसूख है कश्मीर में, वो मजबूत माना जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी के साथ भी इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, और ये भी देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस का इतना ज्यादा चुनाव प्रचार या इतनी दिलचस्पी चुनाव में नहीं दिख रही है। हालांकि बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो चुनाव प्रचार के लिए जरूर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीडीपी है, और पीडीपी को इस चुनाव में अपनी जो पार्टी है, जो भी नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है, उसको एक तरह से खुद को साबित करना है। जी दीपांकर जी। हाँ, अच्छा, देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे। अगर आप पहले चरण में आप वोटिंग देखते हैं श्रीनगर में बडगाम में उतना ज्यादा वोटिंग हुआ नहीं है। तो जहां तक वोटिंग सब ज्यादा होता नहीं है, और लोकसभा चुनाव में भी आप देखा श्रीनगर में पोलिंग टर्नआउट बारामूला लोकसभा सीट से और अनंतनाग लोकसभा सीट से कम ही था, और वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीता। तो मैं मानता हूं कि पहला चरण में नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक ही करेगा। दूसरे चरण की बात है, मुझे भी लगता है कि अनंतनाग में शायद ठीक करेगा। पुंछ राजौरी में हमें देखना है कि क्या करता है क्या नहीं करता है। रही बात बारामूला की, और इसीलिए मैं कहता हूं आज इस इलेक्शन का चुनाव हम क्या नतीजा को समझ नहीं पाएंगे। हमें समझ में आएगा 1 अक्टूबर को जब बारामूला में वोटिंग होगी, क्योंकि बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस को चोट लगा था। जो उमर अब्दुल्ला ने सोचा था शुरुआत में कि वो लोकसभा सीट जीतने वाला है, और 2.5 लाख वोटों से उन्होंने शिकस्त खाया। तो बारामूला में पता चलेगा कि रूपरेखा क्या होने वाला है। अगर बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक ठाक करता है, अच्छा करता है, तब एक बात है। यहां पे डू और डाई है।
यहां पे आज हमें पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अस्तित्व रहेगा कि नहीं। अगर आज पोलिंग ठीक हुआ तो क्रूशियल डे है बारामूला में 1 अक्टूबर में, वहां पे अगर कुछ कर पाता है तो एक बात है। एक्चुअली मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं यहां पे, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी हैज बीन अ बेनिफिशियरी कि कांग्रेस इनएक्शन, कांग्रेस कुछ कर नहीं पाया है। बीजेपी कुछ चीजों का बहुत फायदा ले सकता था, खास करके डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ है। यहां पे ग्राम पंचायत बने हैं, यहां पे जिला परिषद बने हैं, पर जिला परिषद और ग्राम पंचायत को जिस तरह से एक्टिवेशन करना चाहिए था, जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था, क्योंकि ये इदारे हमारे रियासत में नए हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से वो करना चाहिए था। पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको मुझे लगता है कि इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए था, जो बीजेपी में नहीं किया। पर इसका नुकसान या खामियाजा बीजेपी भुगत नहीं रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वो इस मुद्दे पे कुछ बोल नहीं रहा है, वो किसी भी मुद्दे पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब रही बात रेटोरिक की, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना कि वो आर्टिकल 370 वापस ले आएगा, ये तो बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट के हाथ में है। और रही बात स्टेटहुड की, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट की स्टेटहुड भी रिस्टोर किया जाएगा। तो जो मुद्दे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीन पे आए हैं वो दरअसल मुद्दे नहीं हैं। पर एक बहुत बात मैं कहूंगा, पहले हमारे यहां पे डायनेस्ट का चलता था, शेख साहब, फारूक साहब, उमर। पहली बार फारूक साहब टोपी उतार के, पगड़ी उतार के जगह जगह जा रहे हैं, और इससे आपको पता चलता है कि डेमोक्रेसी कितना डीप जा चुका है, कि जो लोग अपने असेंबली सीट, लोकसभा सीट को फॉर ग्रांटेड लेते थे, आज उनको पता चल रहा है कि आम आवाम का अहमियत क्या है, उनका कीमत क्या है, और उनको पहली बार जाके लोगों को कहना पड़ रहा है कि भाई हमें वोट दो। ये जो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो कश्मीर वादी में हो रहा है, मैं मानता हूं ये अच्छा है। और अगर ये डेमोक्रेसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, खास करके पंचायत और जिला परिषद में भी आ जाता है, जिस तरह से गांधी जी ने सपना देखा था, जिस तरह से 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हमारे रियासत में आज लागू है, अगर वो उसकी सही मायने में हम इसकी उपयोग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का तारीख बदल जाएगा। और आगे हमें देखना है कि इस तरफ ये जो फेज है, ये फेज डू और डाई है फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। पर 1 अक्टूबर में हमें पता चलेगा कि सरकार क्या होगा। जी बिल्कुल रमेश जी, जाहिर है कि बीजेपी इस चुनाव में, इस विधानसभा में अपनी जमीन तराशने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी कश्मीर से जीत नहीं भी दर्ज कर पाती है तो वोट फीसद उसका बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर अपना रसूख मजबूत करने में कामयाब रहेगी। लेकिन वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जिस तरह कहा जा रहा है कि अपना अस्तित्व बचाने की पार्टी कोशिश कर रही है, और जिस तरह बारामूला से इंजीनियर रशीद की तरफ से शिकस्त हासिल हुई है उमर अब्दुल्ला को, उसके बाद से उन्होंने 2 असेंबली हल्कों से अपना पर्चा नामजदगी की है। 2 असेंबली हल्के से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये जो चुनाव है काफी अहम माना जा रहा है। काफी माना जा रहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला जीत कामयाब करते हैं, जीत उनकी होती है, तो एक तरह से पार्टी फिर से उभर सकती है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें जो मेरे पहले प्रवक्ता बोले, मैं काफी हद तक उनसे एक्सेप्ट करता हूं उनका वर्शन इसमें, लेकिन 2-3 चीजें हमें और बारीकी से देखनी पड़ेंगी। इसमें 3 फैक्टर्स है। एक तो इंजीनियर अब्दुल रशीद का फैक्टर, दूसरा जो इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय जमात इस्लामी, और तीसरा सजाद लोग, और चौथा अपनी पार्टी। देखिए, इंजीनियर अब्दुल रशीद ने अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बारामूला में एस्टैब्लिश कर दिया। वो कैसे एस्टैब्लिश कर दिया? जिस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट वहां से जीती, 18 असेंबली सेगमेंट्स से वो 14 असेंबली सेगमेंट्स में लीड कर रहे थे। और उन्होंने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको हराना कोई मामूली बात नहीं है। ये जैसे बड़ा पेड़ गिराने जैसी बात है, वो उन्होंने प्रूव कर दिया। और आज उनके कम से कम 20-30 कैंडिडेट्स वहां पर फ्रेम में है। जमात इस्लामी बैक्ड कैंडिडेट्स इस वक्त चल रहे हैं, और सजाद लोन की पार्टी भी, और इन तीनों का आपस में गठबंधन है। अवामी इत्तेहाद पार्टी, जमात इस्लामी बैक इंडिपेंडेंट्स और सजाद लोन। और ये एक फैक्टर है।
और ये फैक्टर है, इस फैक्टर को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, जिस वक्त अभी जो हाल ही में पहली चरण का इलेक्शन हुआ था, उसमें कितने इंडिपेंडेंट्स, 42% इंडिपेंडेंट्स वर कंटेस्टिंग द इलेक्शन अपार्ट फ्रॉम जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो ये इंडिपेंडेंट बैक्ड और ये अलायंस है, ये अल्टीमेटली हेल्प करता है बीजेपी को, क्योंकि अगर बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आ जाती है, एक एकेडमिक पर्पसेस के लिए मैं बता रहा हूं, जम्मू बेल्ट से, तो ये जो 3 पार्टियों का गठबंधन है, जैसे मैंने बताया इंडिपेंडेंट बैक्ड, ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनका मदद कर सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इस फैक्टर को चलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये भांप लिया था कि ऐसा होने की संभावना है, और उसके चलते हुए जो उन्होंने घोषणा पत्र दे दिया, उस घोषणा पत्र में उन्होंने उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस कर दिया जो काफी वल्नरेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। जैसे एक इमोशनल अटैचमेंट एक कश्मीरी को था आर्टिकल 370 के साथ, तो उन्होंने बात की कि हम आर्टिकल 370 आपको रेस्टोर करके दे दें अगर हमें 100 साल भी लगे। और दूसरा, उन्होंने ये भी कर दिया, जो अपना उनका कैडर था, उस कैडर को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा कि भाई हम 2000 में जो J&K असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, हम उसको लागू कराएंगे। और वो रेजोल्यूशन क्या है? वो है ग्रेटर ऑटोनॉमी। ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब है प्री 1953 सिचुएशन। तो जब ये 2 बातें, और तीसरी बात, और वहां पर जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, आज भी वो लाइव है और थ्राइविंग है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान को रेलेवेंट रखती है, और पाकिस्तान को रेलेवेंस देने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने एड्रेस कर दिया, ये चलते हुए कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में बात करनी चाहिए, और हम इसका पूरी तौर से फोर्स करेंगे। और जो नॉर्मल इलेक्शंस आप देखते हैं, नॉर्मल इलेक्शंस सिविक इश्यूज पे होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, और ये नॉर्मल इश्यूज हर जगह मिसिंग है। जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो हर जगह मिसिंग है। फॉर एग्जांपल बीजेपी का जो मेन मुद्दा है कि हमने टेररिज्म खत्म कर दिया और सिक्योरिटी बढ़ाई, और ये काफी हद तक बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आज इंक्रीज सिक्योरिटी नहीं होती, अगर टेररिज्म खत्म नहीं होता, अगर ह्यूमन लाइफ सेव नहीं होती, तो शायद हमें ये दिन दिखने को नहीं मिलता जब रात को भी लोग कैंपेनिंग करते, खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम एक दूसरे की अपोजिशन करते हैं, और खुलेआम एक दूसरे के लिए वोट मांगते हैं। तो इसके चलते हुए जो एब्सेंस ऑफ बिजली, सड़क, पानी इश्यूज है, ये मैंने पहली बार देखा है। पहली बार क्या मतलब, J&K का जो आप इलेक्शन प्रोफाइल देखेंगे 1953 से चलते हुए, सबसे पहले 1953 की एक कहानी में बताऊंगा। जब 51 में इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, 75 सीट्स पे इलेक्शन लड़ना था, सारे 75 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ले गया, और उसके चलते हुए एक जो ऐसा पॉलिटिकल कल्चर बन गया, इट वाज डोमिनेटेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। और J&K के 3 सूबे थे, 3